नमस्कार। आज हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सोर्सेज क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है उसका हम अंतिम भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके 4 भाग 4 वीडियो में कर चुके हैं। अंतिम एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसकी अब हम बात करेंगे और वो है समुदाय एवं संरक्षण। यानी जो कम्युनिटी है वो कैसे फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकती है, उसके बारे में हमने बात करनी है। हम देखते हैं कि शुरू से ही हमारा जो समाज था, अगर हम प्राचीन भारत में जाते हैं, उससे भी पहले जाते हैं, कि वो जंगलों में रहता था। उसका उसी बात को लेकर के जंगलों से कुछ ना कुछ टच रहा है। प्राकृतिक वो परिवेश में रहता था और उस परिवेश के चलते हुए उसका जंगलों से लगाव हमेशा से ही रहा है। आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, वो जंगलों में ही निवास करते हैं, ट्राइबल पीपल। इसके अतिरिक्त वैसे भी कई लोगों को जंगलों से या वनों से, पेड़ों से बहुत प्यार है और इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो वन है या उनमें रहने वाले जो जीव हैं उनका संरक्षण बना रहे। और इसके लिए वो सिर्फ सरकार पर ही निर्भर नहीं है। पिछले वीडियो में हमने किया था कि सरकार के द्वारा कितने प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो समुदाय हैं, ये जो लोग हैं, जंगलों से प्यार करते हैं, जंगलों में रहते भी हैं, उनके आसपास उसे प्यार भी करते हैं और उनका भी इन वनों को और उनमें रहने वाले जीवों को बचाने के लिए वो अपनी तरफ से भी कई प्रकार के प्रोग्राम चला रहे हैं। उन्हीं में से हमने कुछ लिस्ट बनाई है जो भारत के अलग अलग हिस्से से हमें देखने को मिलेगा। तो पहली हम जो बात कर रहे हैं वो है सारिस्का टाइगर रिजर्व। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सारिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में है। वहां पे क्या है, इस एरिया के आसपास क्या हुआ, लोगों ने माइनिंग करना शुरू कर दिया। वहां पे जो लाइमस्टोन है उसको निकालने के लिए उन्होंने यहां से माइनिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ के जो लोग थे सारिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास, उन्होंने एक प्रकार से अपना एक गुट बनाया और अपना एक समुदाय बना करके उन लोगों को यहां से हटाना शुरू कर दिया। क्यों? एक तो जब लोग यहां पर माइनिंग करेंगे, एक तो वहां से जो पानी आएगा वो खराब हो जाएगा, इसके अतिरिक्त वहां की जो सोयल है वो खराब हो जाएगी और जो सारिस्का टाइगर रिजर्व के रहने वाले जो जीव हैं, जब वो ब्लास्ट करते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत उसका असर पड़ता है, क्योंकि उसकी धमाके जैसी आवाज होती है। और इस प्रकार यहाँ के लोगों ने एक अपना जो समुदाय था उन्होंने ये कहा कि हम इस क्षेत्र में माइनिंग नहीं होने देंगे और इसके लिए उन्होंने 1972 का 1972 का जो वाइल्ड लाइफ हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट बना था उसका उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि उसके तहत यहाँ पर माइनिंग नहीं होने दी जाएगी। दूसरा जो हम कम्युनिटी की तरफ से संरक्षण करने का जो कार्यक्रम था उसकी जब हम बात करें तो वो भी राजस्थान में ही अलवर एक जिला है, वहां पर 5 गांव के लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक 1200 हेक्टेयर का एक क्षेत्र था और उसको उन्होंने ये कहा कि ये हमारे लिए भैरव देव डाको सेंचुरी है, कि हम इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का, ये जो हमारा वन है 1200 हेक्टेयर क्षेत्र का, किसी भी प्रकार का हम यहाँ पर हंटिंग नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट यहाँ पर हम नहीं होने देंगे। और क्योंकि वो भैरव देव जो शिव जी का ही एक रूप है उसकी पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम भी वही दे दिया, भैरव देव डाकव सेंचुरी। और उसके हिसाब से वो वहां पर अपना जो समुदाय है वहां पर उसकी रक्षा करता है
किसी भी शिकारी को या इंक्रोचर जो वहां पे आता है उसको वहां पर वो घुसने नहीं देते हैं, और इस प्रकार वनों का वो संरक्षण कर रहे हैं। तीसरी हम बात कर रहे हैं चिपको मूवमेंट, वो जो हिमालय में है, उत्तराखंड में है। अब चिपको हिंदी का शब्द है, और जब इंग्लिश की हम बात करते हैं क्लिंग, हग कर लेना या किसी के साथ चिपक जाना। अब क्या हुआ कि इस क्षेत्र में कि वहां पर क्या हुआ, लोग शिकार करने आते थे, शिकारी लोग, और पेड़ों को काटने आते थे। लेकिन ये जो समुदाय था चिपको मूवमेंट से जुड़ा हुआ, उन्होंने क्या किया कि किसी भी शिकारी को अंदर नहीं घुसने दिया, और अगर आता था या पेड़ को काटने आता था इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, कोई भी कह सकते हैं, तो वो क्या करते थे, पेड़ के साथ चिपक जाते थे कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो पहले आप हमें काटिए, हाँ पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। यानी नॉन वायलेंट तरीके से, गैर अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने इन पेड़ों को बचाने का प्रयास किया। आपको याद होगा कि राजस्थान में भी एक जगह है केजरी, वहां पर भी लोगों ने काम किया था, और 362 के आसपास वहां पर लोगों ने अपनी जान दी थी इन पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये जो चिपको मूवमेंट है हिमालय में पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम है। और अगला जो कार्यक्रम है वो है बीज बचाओ आंदोलन, वो भी टिहरी में ही शुरू किया गया। बीज बचाओ आंदोलन, वो क्या कह रहे हैं इसमें कि इन लोगों को कहा गया कि आपको सिंथेटिक कह सकते हैं या जो खाद है, केमिकल्स हैं, उनका प्रयोग करना है अपने खेतों में। लेकिन इन्होंने अपना समूह बनाया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम जो सिंथेटिक है या जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, वो हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हम अपने खेतों में ऑर्गेनिक ढंग से खेती करेंगे, बेशक हमें चाहे प्रोडक्शन कम ही क्यों ना मिले, क्योंकि जब हम सिंथेटिक डालते हैं, केमिकल डालते हैं, खाद डालते हैं इस प्रकार के, तो हमें वो जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो प्रोडक्शन है वो कम ले लेंगे, लेकिन हम किसी भी प्रकार से अपने खेतों में हम सिंथेटिक या केमिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते थे क्योंकि आने वाले टाइम में वहां की जो सोइल है वो खराब हो जाएगी, वहां पे बिल्कुल प्रकार जो पानी है वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा। और इस प्रकार इस समुदाय ने उत्तराखंड में टिहरी में अपना जो बीज बचाओ आंदोलन था चलाया और उसको सफल किया हुआ है। और अंतिम जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन, यानी ऐसा प्रबंधन जंगलों को बचाने के लिए जो संयुक्त रूप से किया गया है। संयुक्त यानी जिसमें सरकार का भी रोल है, और जहां पर वो वन है, जंगल है, वहां के जो लोग हैं आसपास, वो दोनों मिलकर के काम करते हैं। और क्या करते हैं वो कि उनके जो वन है वो आरक्षित वन भी हैं उनमें से कुछ, कि उनको बचाते हैं, कोई वहां पर आकर के उनको काटे ना। और इसके लिए वो क्या करते हैं, समुदाय जो है, गांव के लोग जो हैं आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, उसको रक्षित करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, और बदले में उन्हें भी कुछ मिलता है। क्या मिलता है कि उन्हें जो नॉन टिम्बर है, यानी टिम्बर तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त वहां पे जो जंगल में और चीजें मिलती हैं, जैसे शहद है, जैसे फल हैं, वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। और बाद में जब वो टिम्बर हो जाता है, लकड़ी बड़ी हो जाती है, कटती है, उसमें से जो हिस्सा मिलता है वो उसमें उनको, यानी जो लाभ होता है उस लाभ में से उनको भी शेयर मिलता है। तो इस प्रकार ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये एक सिस्टम चलाया गया है। और 1988 में 1988 में सबसे पहले उड़ीसा ने ये जेएफएम की शुरुआत की थी, जो संयुक्त वन समुदाय कह सकते हैं प्रबंधन था। और ये काम उन्होंने अपना यहाँ पर शुरू करना अच्छी तरह से शुरू कर दिया है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि केवल सरकार के माध्यम से ही नहीं, बल्कि जो कम्युनिटीज हैं, जो समुदाय हैं, जो इस जंगलों के आसपास रहते हैं, उनका भी दायित्व है, और वो उस दायित्व को बहुत बखूबी निभा रहे हैं, और जिसके चलते हुए वो अपने इस मिशन में सफल भी हो रहे हैं।
और पेड़ों को बचा रहे हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।